हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से भी पुराना है। वह किसी समय वह संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम इसे 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजाति नदियों के किनारे और गुफाओं में रहती थीं। आदिम प्रजातियां कहाँ रहती थीं? नदियों के किनारे और गुफाओं में रहती थीं। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, धनेरा, नेमावर, मोजावड़ी, माहेश्वर, देवगांव, वरखेड़ा, सिंघनपुर, आजमगढ़, पचमढ़ी, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। इतनी जगह पर मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन आदि जगह पर अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। इस काल के मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। आगे देखते हैं। होशंगाबाद के निकट गुफाओं में, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र इसके प्रमाण हैं। होशंगाबाद के निकट गुफाओं, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र इसके प्रमाण हैं। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को 2 कालों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पाषाण काल, सेकंड है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जब पत्थरों का यूज किया जाता था, पत्थरों से औजार और बर्तन इत्यादि का निर्माण किया गया था। ताम्र पाषाण काल जब तांबे का यूज होने लगा था। धीरे धीरे धातुओं में सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है तांबा, तो ये वह काल है जब तांबे का भी इस्तेमाल धीरे धीरे होने लगा था। ताम्र पाषाण काल। देखते हैं। पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल। मध्य प्रदेश में पाषाण काल के स्थल नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पाषाण काल के स्थल नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफाओं आदि में पाए गए हैं तथा 2000 ईस्वी पूर्व नर्मदा की सुरयम घाटी में सभ्यता विकसित हुई है। 2000 ईस्वी पूर्व नर्मदा की सुरय घाटी में सभ्यता विकसित हुई है। आगे देखते हैं। इस काल के औजार, बनावट अथवा लकड़ी के बेत वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त खुरचनी, मुफ्ती कुठार तथा क्रोड मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। पाषाण काल के औजार
बनावट अथवा लकड़ी के बेत वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त खुरचनी, मुफ्ती कुठार तथा क्रोड मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। आगे देखते हैं। मृद भांड बनाना, झोपड़ी बनाकर रहना, वस्तुओं का प्रयोग करना मनुष्य के उत्तर पाषाण काल में सीख लिया था। मृद भांड बनाना, झोपड़ी बनाकर रहना, वस्तुओं का प्रयोग करना मनुष्य ने कब सीख लिया था? उत्तर पाषाण काल में सीख लिया था। उत्तर पाषाण काल को लघु औजार पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल को लघु औजार पाषाण काल भी कहते हैं। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। नव पाषाण काल में क्या सीख लिया था? मानव ने कृषि करना सीख लिया था। मानव पशु पक्षी तथा मछली को भोजन में प्रयोग करते थे। क्या? मानव पशु पक्षी तथा मछली को भोजन में प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। पाषाण काल के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं विशेषताएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाती हैं। पाषाण काल के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं विशेषताएं। चंबल, बेतवा, चंबल, नर्मदा इत्यादि घाटी से बहुतायत औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग मध्य प्रदेश में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण युग मध्य प्रदेश में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। यहाँ से सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, रजक जैसे औजार मिले हैं। मनुष्य ने इसी काल में कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया था। आगे देखते हैं। एरण, गढ़मुरेला, जतकरा, बाहुलई, बुशिगा, मुनई, जबलपुर, दमोह, नंदगांव, होशंगाबाद इस युग के साथ प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश, यह मध्य पाषाण कालीन है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा तट पर स्थित है। आजमगढ़ यह मध्य पाषाण कालीन है और यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा तट पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजमगढ़ प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। आजमगढ़ क्या रहा है? प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। गुफा शैलचित्र यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आजमगढ़ की गुफा शैलचित्र यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं। भीमबेटका, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ चिन्ह विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ चिन्ह विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थर के टीले के मध्य गुफाएं निर्मित हैं। भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थर के टीले के मध्य गुफाएं निर्मित हैं। आगे देखते हैं। सेकंड, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं जबलपुर जिले के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं जबलपुर जिले के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह समय देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश के कई भागों में इस सभ्यता का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थे। मानव ने पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग सीखा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थे। मानव ने पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग सीखा। नर्मदा, चंबल, बेतवा नदी के किनारे और जबलपुर, बालाघाट में इस सभ्यता का विकास हुआ है। नर्मदा, चंबल, बेतवा नदी के किनारे और जबलपुर, बालाघाट में
इस सभ्यता का विकास हुआ है। मालवा के कायथा, एरण, आवारा, नवदाटोली, डांगवाला, बेसनगढ़ से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मालवा के कहाँ से? कायथा, एरण, आवरा, नवदाटोली, डांगवाला, बेसनगढ़, इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर बी श्री वाकड़कर ने नागदा कायथा की खोज की है। किसने की है? डॉक्टर बी श्री वाकड़कर जी ने नागदा कायथा की खोज की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस काल में पशुओं में गाय, कुत्ता, बकरी पाले जाते थे। क्या? गाय, कुत्ता, बकरी पाले जाते थे। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं उनकी विशेषताएं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं उनकी विशेषताएं। फर्स्ट कौन सी है? कायथा। कायथा यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसका अस्तित्व 1380 से पूर्व तक रहा। कायथा बराह मेहर की जन्मभूमि थी। कायथा पहली ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसका अस्तित्व कब आया? 1380 से पूर्व तक रहा। कायथा बराह मेहर की जन्मभूमि थी। कब तक रहा? 1380 से पूर्व तक रहा। आगे देखते हैं। एरण। एरण की बात कर लेते हैं। यह सागर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम एरिकिण था। एरण यह सागर जिले में स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या था? एरिकिण था। इस ताम्र बस्ती का समय 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस ताम्र बस्ती का समय 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियों, सोने के गोल टुकड़े, चित्र, मृदभांड, ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, चित्र, मृदभांड, ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नवदाटोली। नवदाटोली की बात कर लेते हैं। यह महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित है। नवदाटोली महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित है। इसका ताम्रपाषाण एक अस्तित्व 1637 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। 1637 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर या आयताकार होते थे। झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर या आयताकार होते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आवरा। आवरा की बात कर लेते हैं। मंदसौर जिले में स्थित आवरा ग्राम से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्री मिली है। मंदसौर जिले में स्थित आवरा ग्राम से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्री मिली है। यहाँ पर आवरा होगा। आवरा। डांगवाला यह उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर बस्ती में स्थित है। डांगवाला उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर बस्ती में स्थित है। यह गत शताब्दी की उत्खनन से अस्तित्व में आई है। कब से? गत शताब्दी की उत्खनन से अस्तित्व में आई है और डांगवाला उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है। ओके फ्रेंड्स।